Good morning, dear students. I am Dr. Indramal Goyal. Today in this video, we will discuss about the basic concepts of accounting. You know that accounting is a systematic and scientific method of recording all kind of business transactions in such a manner that the required information can be made available to all the users of accounting information who are directly or indirectly associated to the business. लेखांकन किसी भी व्यवसाय अथवा संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत उस संगठन में उस व्यवसाय में होने वाले सभी व्यवहारों को सुव्यवस्थित तरीके से इस प्रकार लिखा जाता है जिससे कि मांगने पर तुरंत पर्याप्त मात्रा में विश्वसनीय सूचनाएं एवं समंक प्रदान किए जा सके, जिससे कि बाह्य पक्षकार उस व्यवसाय के बारे में सही एवं उचित निर्णय ले सके। आज हम बात करेंगे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग की, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग की। तो हम ये कह सकते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग आर द बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग। Concept of accounting are the fundamental assumptions which are to be followed in practice by all accounting personnel who are assigned the job of recording the financial transactions and calculation of operational result of the business and to disclose financial position of that organization. Accounting concepts are developed by experienced and dynamic qualified accounting professionals. ये अनुभवजन्य है, ये इस प्रकार से बनाए गए हैं जिससे कि जॉब ऑफ अकाउंटिंग को एक विश्वसनीय आधार प्रदान किया जा सके, अकाउंटिंग को इतना वैज्ञानिक और व्यवस्थित बनाया जा सके जिससे कि कोई भी आवश्यक सूचना तुरंत और विश्वसनीय रूप से व्यवसाय के प्रबंधकों, स्वामियों, कर्मचारियों और सभी बाह्य पक्षकारों को उपलब्ध हो जाए, जिन पर वे विश्वास कर सकें और उनके आधार पर वो निर्णय लेकर उस व्यवसाय से किस प्रकार का और कितना कोई व्यवहार करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग आर फंडामेंटल आइडियाज और बेसिक assumptions underlying the theory and practice of financial accounting and are broad working rules for all accounting activities developed by experienced and qualified accounting personnels. तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग हमारे ब्रॉडर रूल्स हैं और हर रूल को लागू करना अकाउंटिंग के दौरान जरूरी है। तो जो अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो उनको तब तक अकाउंटिंग समझ में नहीं आएगी जब तक वो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग को, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को, इंपॉर्टेंस को, इसकी यूटिलिटी को नहीं समझ जाता। कॉन्सेप्ट आर सच assumptions and conditions which are accepted and obeyed by all। तो ये अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट हमारे इस प्रकार की कुछ मान्यताएं हैं और इस तरह की कुछ शर्तें हैं जिनको अकाउंटिंग वर्ल्ड में
रहने वाले और काम करने वाले सभी लोगों को मानना जरूरी है और उनकी अनुपालना करना जरूरी है। तो इस प्रकार से आज हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग जो डिस्कस करेंगे, which are equally important in all kind of organization wherever books and accounts are to be maintained as per the law of the country or as per the law of their own constitution of the organization। क्योंकि हर एक संस्था का अपने कुछ बाई लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उन सब के आधार पे अकाउंटिंग तो सब जगह जरूरी बनाई जाती है, क्योंकि अकाउंटिंग से ही हम ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कर सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, जहाँ जो भी एक्टिविटी होती है, ऑल एक्टिविटीज आर रूटेड थ्रू मनी, और वेयर एवर द मनी इज यूज्ड, वेयर एवर द मनी इज बोरोड, वेयर एवर द मनी इज रिसीव्ड थ्रू डोनेशन, देन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ each and every rupee in the best interest of the organization and institution is necessary। तो इसलिए अकाउंटिंग उन सब जगह जरूरी है जहाँ पैसे का लेन देन होता है, जहाँ कुछ बाह्य पक्षकारों से हमारे संबंध होते हैं। यदि अकाउंटिंग को प्रॉपरली नहीं रखा जाएगा तो देयर विल बी चांस ऑफ डिस्प्यूट, एंड यू नो मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। पैसा ही झगड़े की जड़ है, पैसे के कारण ही बुराइयां उत्पन्न होती हैं। इसलिए जो व्यक्ति अकाउंटिंग का काम करते हैं, दे प्ले अ वाइटल रोल, दे आर होल्डिंग द की पोजीशन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दे आर रिसीविंग द मनी ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर पेइंग द मनी टू आउटसाइडर सर्विस प्रोवाइडर्स ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस। सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ concealment of some material facts, there is a possibility of getting the undue advantage of their position। So accounting must be proper, accounting must be supported with adequate vouchers to make it reliable, to make it complete, and to provide prompt and reliable information to its users। It is necessary to record every transaction and to follow each and every concept of accounting। If any concept is not followed, then that entity will have to disclose which concept is not followed and the reason for that, for the knowledge of the users of accounting information। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सारे जो हम डिस्कस करेंगे वो इतने इंपॉर्टेंट है कि हमें सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। और अगर आप इनमें से कोई एक कॉन्सेप्ट को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, उसका रीजन भी आपको अकाउंटिंग में नोट्स के रूप में देना पड़ेगा। और ये बात आपको यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बतानी भी पड़ेगी, ताकि जो आउटसाइडर है, जो बिजनेस के साथ कोई डीलिंग करते हैं तो बुक्स एंड अकाउंट्स को देख कर करते हैं, तो उसमें जो ये इम्प्लाइड है कि अगर आपने बुक्स एंड अकाउंट्स बनाए तो इसका मतलब है कि आपने इन सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है। यदि आपने किसी एक दो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया है तो वो क्यों नहीं किया है, उसका रीजन भी आपको बताना पड़ेगा और उसको एज ए नोट्स ऑन अकाउंटिंग मेंशन करना पड़ेगा, so that the user of accounting information will also keep this fact in mind while taking the decision for any transaction with that business। तो हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग को जानना बहुत जरूरी है। हायर एजुकेशन में भी हमारा एक पूरा यूनिट्स होता है, एक यूनिट होता है पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग का। बेसिक एजुकेशन में 11th एंड 12th में भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमारे इंपॉर्टेंट है, और हायर एजुकेशन में भी अगर आप BBA करें, BCom करें, MBA करें, या अगर आप अकाउंटिंग कॉमर्स के हमारे फर्स्ट ग्रेड का लेक्चरशिप का एग्जाम दें, नेट का एग्जाम दें, उन सब में बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही आधारित कई सारे न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये माना जाता है कि जिस व्यक्ति को अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का पूरा नॉलेज है तो उसी को अकाउंटिंग प्रॉपरली आती है। तो अगर आप इफ यू वांट टू बिकम ए परफेक्ट अकाउंटेंट देन यू मस्ट हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, देयर यूटिलिटी, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन
इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऑफ अकाउंटिंग। तो आज हम बात करेंगे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग क्या है ये हमने डिस्कस किया, और अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग हैं जिन्हें हमें किसी बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स एंड अकाउंट्स बनाते समय, उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय जिन्हें हमें फॉलो करना जरूरी है। An accountant of the business or non-business organization will have to follow, will have to abide by all the concepts of accounting. Concepts are vital in the world of accounting. Concepts of accounting are very much important for disclosure of the true and fair picture of financial affairs of a business and non-business organization. एक व्यवसाय या गैर व्यवसायिक संगठन का लेखांकन करते समय सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करना बहुत जरूरी है, तभी हम उस संस्था की, संगठन की, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति और उसकी लाभदायकता का सही एवं उचित निरूपण या चित्रण कर पाएंगे। तो ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिनको मानना, अनुपालना करना अकाउंटिंग में जरूरी है? सो सबसे पहला नंबर 1 इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट, MEASURE, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। हिंदी में इसका मतलब होता है मुद्रा में मापन की संकल्पना। मुद्रा में मापन की संकल्पना, मुद्रा मापन, मुद्रा में मापन की संकल्पना, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। एज द नेम इंडिकेट, अकाउंटिंग इज प्योरली ए मैटर रिलेटेड टू मनी। अकाउंटिंग डील्स विद ओनली मनी मैटर्स। अकाउंटिंग मतलब लेखांकन, हिसाब किताब, और अकाउंटिंग में सिर्फ पैसे का ही हिसाब किताब होता है। जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, नॉन मॉनेटरी इवेंट्स है, उसकी कभी कोई अकाउंटिंग नहीं की जाती है। तो इफ यू आर अपॉइंटेड एज एन अकाउंटेंट ऑफ एनी बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देन देयर विल बी सो मेनी ट्रांजैक्शन फॉर व्हिच you will receive money and sometime you will pay money. So whenever you receive and pay money, whenever a transaction is expressed in term of money, then only it becomes the part of accounting. For recording of that transaction, it is essential that it should have a certain monetary value which is agreed by both the parties to an agreement or a contract. लेखांकन में हम केवल उन्हीं व्यवहारों का लेखा करते हैं जिसका कोई न कोई मौद्रिक मूल्य होता है। दोनों, किसी भी व्यवहार के दो पक्षकारों के बीच किसी वस्तु अथवा सेवा का लेन देन के लिए जब तक उसका कोई मूल्य निर्धारित नहीं होता है, जब तक उसका मुद्रा में मापन नहीं होता है, जब तक उस मूल्य पर दोनों पक्षकार सहमत नहीं होते हैं, तब तक वो हमारा अकाउंटिंग का ट्रांजैक्शन नहीं बनता। तो इसलिए बहुत सिंपल सी बात है, हिसाब किताब पैसे का लेन देन का होता है। जब भी आप किसी व्यवहार को लिखना चाहते हैं तो वो कितने मूल्य का है, उसकी कितनी मॉनेटरी वैल्यू है, ये आप पहले तय करेंगे। चाहे खरीदने की बात हो, कोई सामग्री, संपत्ति को, या बेचने की बात हो। सेवाओं का लेन देन जब होता है तो उसमें भी हम पहले उसकी मॉनेटरी वैल्यू तय करते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है जिसको हम दिखाने जाते हैं, किसी की 1000 रुपये फीस है 2 मिनट देखने की, कोई 500 रुपये लेता है। अब कोई कहे कि ये ज़्यादा है तो आप मत दिखाइए, आप उनसे बात मत करिए, उनसे अपॉइंटमेंट मत लीजिए। जो कम मूल्य में देने के लिए सेवाएं तैयार है, आप वहाँ जा सकते हैं, इट इज योर चॉइस। तो जो सेवाएं होती हैं प्रायः उनका मूल्य निर्धारण बड़ा मुश्किल होता है। कुछ डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, लेक्चरर्स जिनकी फीस बहुत हाई होती है और उसी काम के लिए कुछ अन्य लोगों की फीस बहुत कम होती है, तो लोग जो ज़्यादा फीस दे सकते हैं वो उनसे सर्विस लेंगे जो ज़्यादा मांग रहे हैं, और जो कम फीस दे सकते हैं तो कम फीस वालों के पास जाएंगे। अब ये बात अलग है कि उनका वो फीस ज़्यादा क्यों है,
वो उनका अपना प्रैक्टिकल, अपना एक्सपीरियंस होता है, उनकी क्वालिफिकेशन होती है, उनका अपना एक डेकोरम होता है। तो ये सब बातें देखकर ध्यान में रखते हुए वो अपनी फीस डिसाइड करते हैं। और वैसे जहाँ तक किसी प्रोडक्ट की बात है तो आप हर प्रोडक्ट में बहुत सारे अल्टरनेटिव आइटम्स अवेलेबल हैं, अलग अलग ब्रांड के, अलग अलग कंपनी के, उन सब की अलग अलग वैल्यू है। चाहे बाथिंग सोप की बात करें, चाहे हम टी एंड कॉफ़ी की बात करें, एक ही प्रोडक्ट का बहुत सारे अल्टरनेटिव्स मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम के, उनकी प्राइस पर किलोग्राम अलग अलग है, पर लीटर अलग अलग है। तो आपको कौन सी खरीदनी है, इट इज योर चॉइस, बट द प्राइस इज मेजर्ड। इसीलिए आपको पता है हर प्रोडक्ट की प्राइस है ना प्रोडक्ट पे मार्क होती है, कंपनी कितना MRP ले सकती है एट द टाइम ऑफ सेल्स फ्रॉम द कस्टमर, वो सब पहले से मेंशन होता है। तो इसलिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, बिकॉज अकाउंटिंग रिलेट्स टू रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस which have some monetary value or which can be expressed or which have been expressed in term of money। तो ये हमारा था मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, नंबर 2 पेज सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, SEPARET, सेपरेट एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसको हिंदी में हम बोलेंगे पृथक अस्तित्व की संकल्पना, पृथक अस्तित्व। सेपरेट एंटिटीज। According to this concept, every business organization is known in the market by its own name। और दूसरा, every business organization is established by an individual or a group of persons। They are called as owner, they are called as entrepreneur। किसी भी व्यवसाय की स्थापना किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा की जाती है। तो जो व्यक्ति किसी व्यवसाय की स्थापना करता है वो उस व्यवसाय का स्वामी, ओनर कहलाता है, और जो व्यवसाय की स्थापना करता है वो उस व्यवसाय में पूंजी का विनियोग करता है। लेकिन जो व्यक्ति व्यवसाय प्रारंभ करता है तो ऐसी स्थिति में वह अपने कुछ हाउस होल्ड, प्राइवेट, पर्सनल या जो निजी व्यय होते हैं उनका भी भुगतान वह व्यवसाय की आय में से करता है, क्योंकि उसके पास जो पैसा था उसने वो पूंजी के रूप में व्यवसाय में लगा दिया, और बाद में जब उसके घरेलू कार्य के लिए जब पैसे की जरूरत है, सामग्री की जरूरत है, तो वो व्यवसाय से ही वापस निकालता है, जिसे हम आहरण कहते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग एंटिटी, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यह बताता है कि एक व्यवसाय के जितने भी आय और व्यय हैं उसका हिसाब अलग रखा जाना चाहिए, और उस व्यवसाय में से व्यवसाय के स्वामी के द्वारा जो व्यक्तिगत व्ययों के लिए आहरण किया जाता है, पैसे या माल व्यवसाय से निजी प्रयोग के लिए निकाला जाता है, उसका भी अलग से हिसाब रखा जाना चाहिए। नहीं तो व्यवसाय के सही लाभ अथवा हानि की गणना नहीं हो पाएगी और व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। जैसा कि हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा था कि मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज टू कैलकुलेट करेक्ट ऑपरेशनल रिजल्ट एंड टू डिस्क्लोज द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, और वो तभी संभव है जब सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाए। यानी कि एक व्यवसाय में से व्यवसायी द्वारा जो भी आहरण निजी प्रयोग के लिए किया जाता है, माल का, संपत्ति का, सेवा का, तो उसका कितना मूल्य है वो अलग से कैलकुलेट किया जाए और उसकी आहरण मानते हुए उसकी पूंजी में से वापस घटाया जाए। तो ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, पृथक अस्तित्व की संकल्पना है, which implies that a business has separate entity than that of the businessman. That is why all the personal expenses of the businessman must be separately recorded in the books and accounts. And due to separate entity concept, a businessman has right to charge certain rate of interest on his capital invested by him
On the other hand, he is liable to pay interest on total amount of drawing for his personal expenses out of the business. पृथक अस्तित्व की संकल्पना के कारण ही एक व्यवसायी को जो वो व्यवसाय में पूंजी लगाता है उस पर अपनी पूंजी पर ब्याज लेने का अधिकार है। तो दूसरी तरफ अगर वो व्यवसाय में से कुछ आहरण करता है निजी प्रयोग के लिए तो आहरणों के कुल मूल्य पर उसे ब्याज देना भी होगा, इसका भी अकाउंटिंग होगी। तभी उस व्यवसाय का वर्ष के अंत में सही लाभ अथवा हानि और सही आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो हमें व्यवसाय के आय और व्यय और व्यवसायिक के स्वयं के व्यक्तिगत आय और व्यय का अलग से लेखा रखना है। इसे हम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। नाउ वी विल डिस्कस पॉइंट नंबर 3, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिंदी में इसे बोलेंगे लागत संकल्पना, लागत संबंधी संकल्पना। एक कॉन्सेप्ट को हिंदी में संकल्पना कहते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट मतलब लागत। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? कॉस्ट मीन्स सम ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड on purchasing and procuring a particular goods or assets. According to this concept, all expenses which are paid for purchasing any assets or procuring any assets, they must be added in the cost of the assets. All the expenses of the business must be properly recorded. If some expenses are related to a particular item, they must be added in that particular item. It's to calculate its total cost. Because the assets purchased are subject to depreciation. If cost is not properly calculated, then you will not be able to calculate the correct amount of its depreciation. तो लागत संकल्पना हमें ये बताती है कि एक व्यवसाय में जो भी सामग्री या संपत्ति खरीदी जाती है तो उससे संबंधित सभी व्ययों को जोड़ा जाना चाहिए और वो उसकी लागत का हिस्सा माना जाना चाहिए, क्योंकि संपत्तियों पर जो मूल्यह्रास काटा जाता है वो उसकी लागत मूल्य पर काटा जाता है। अगर किसी संपत्ति का लागत मूल्य आपने सही गणना नहीं करी है तो मूल्यह्रास की भी सही गणना नहीं होगी, और जब मूल्यह्रास की गणना सही नहीं होती है तो उस व्यवसाय का लाभ और हानि भी सही नहीं निकलेगा और उस व्यवसाय की आर्थिक स्थिति भी सही प्रदर्शित नहीं होगी। तो इसलिए अगर हमने कोई व्यवसाय के लिए माल खरीदा है तो उससे संबंधित जितने भी व्यय हैं उनका भी अलग अलग हिसाब रखा जाना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंसेज एंड लॉसेज होते हैं बिजनेस में एक तरफ, इनकम एंड गेन होता है दूसरी तरफ, और इन दोनों का अंतर ही व्यवसाय का संचालन का परिणाम होता है, और एक व्यवसाय के संचालन का परिणाम लाभ अथवा हानि हो सकता है। तो यदि हम व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सभी लागतों को सही रूप से लिखना चाहिए। अगर हम लागतों का सही निर्धारण नहीं करेंगे तो हम हमारी वस्तु का सही विक्रय मूल्य का निर्धारण भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है अगर आपने प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेल्स माइनस कॉस्ट। और अगर किसी वस्तु का कॉस्ट की प्रॉपर नहीं पता चली तो फिर आप सेलिंग प्राइस निर्धारित नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। सेल्स या सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो अगर आप व्यवसाय में लाभ कमाना चाहते हैं तो लाभ क्या होगा? प्रॉफिट इज इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट। इफ द सेलिंग प्राइस इज हायर देन द कॉस्ट प्राइस देन ओनली योर बिजनेस विल रिजल्ट आउट इन प्रॉफिट। तो इसलिए लागत संकल्पना
अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको अपनी प्रत्येक विक्रय की जाने वाली वस्तु अथवा सेवा का लागत मूल्य निर्धारित करना पड़ेगा और लागत मूल्य में लाभ जोड़कर ही हम वस्तु का विक्रय मूल्य का निर्धारण करते हैं। और जब आपका विक्रय मूल्य उचित होगा, प्रतियोगी परिस्थितियों में भी अनुकूल होगा, तभी आप लाभ कमा पाएंगे, व्यवसाय का सुचारू रूप से नियमित रूप से संचालन कर पाएंगे। क्योंकि आपका वस्तु अथवा सेवा का विक्रय मूल्य न तो बहुत ज्यादा होना चाहिए न बहुत कम होना चाहिए। अगर आपने अपना वस्तु का विक्रय मूल्य बहुत ज्यादा निर्धारित कर लिया तो महंगा होने के कारण कोई लोग नहीं खरीदेगा, क्योंकि और भी दूसरे बहुत प्रतिस्पर्धाएं में व्यवसायी हैं जो कम मूल्य पर माल बेचते हैं, तो ग्राहक उधर डाइवर्ट हो जाएंगे। और अगर आपने बहुत कम मूल्य पर माल बेच दिया तो आपको हानि होगी, क्योंकि बाद में पता चलेगा कि आपकी जितनी लागत थी आपने उससे कम मूल्य में माल बेच दिया। आपका माल तो बहुत जल्दी बिक जाएगा, लेकिन आपको व्यवसाय में हानि उठानी पड़ेगी और जो व्यवसाय करने का आपका जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए लागत संकल्पना भी एक व्यवसाय में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे वस्तु अथवा सेवा का विक्रय मूल्य निर्धारण करने में सहायक है। और जब तक लागत मूल्य का निर्धारण नहीं होता है तब तक आप वस्तु का विक्रय मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते, और जब तक विक्रय मूल्य निर्धारित नहीं हो सकते तब तक उसका विक्रय नहीं हो सकता, माल पड़ा रहेगा, खराब हो सकता है। संपत्तियों का समय पर उपयोग नहीं करने पर भी वो डेप्रिसिएट हो जाती हैं, और माल को भी समय पर अगर आप नहीं बेचते हैं तो आउट ऑफ फैशन हो जाता है, आउट ऑफ डेट हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, डैमेज हो जाता है और आपको हानि उठानी पड़ सकती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हम करेंगे ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इसे हम बोलते हैं जिसमें दो पक्षों की अवधारणा, दो पक्षों संबंधी अवधारणा। तो कॉन्सेप्ट को हम अवधारणा भी बोलते हैं और संकल्पना भी कहते हैं, दो पक्षों संबंधी अवधारणा। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, this concept implies that every transaction has two parties. Every transaction has two sides. Every transaction has two aspects, of which one is debited, another is credited. One is giver, another is receiver, by the same amount and at the same time. That is why the total of both debit and credit side of journal and trial balance are always equal, and ultimately the total of both assets and liability side of balance sheet are also equal at the end of the year. दो पक्षों की अवधारणा हमें यह बताती है कि प्रत्येक व्यवहार में दो पक्ष होते हैं, दो पक्षकार होते हैं। एक लेनदार होता है, एक देनदार होता है। इसमें से एक पक्ष को हम डेबिट करते हैं और दूसरे पक्ष को उसी राशि से उसी समय क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट सदैव बराबर होता है और इसीलिए हमारा जब जर्नल एंट्री बनाते हैं तो उसका अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड हमेशा बराबर आएगा। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के कारण ही जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, चाहे टोटल मेथड से बनाएं चाहे बैलेंस मेथड से बनाएं, तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड की दोनों की अमाउंट भी हमेशा बराबर आएगी। और वर्ष के अंत में जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, चिट्ठा बनाते हैं, तुलन पत्र बनाते हैं, तो उसकी भी संपत्तियों और दायित्व पक्षों का, दोनों पक्षों का योग सदैव बराबर होगा और एक वैज्ञानिक विधि है। तो ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज
यानी कि ये एक ऐसी संकल्पना है जो ये बताती है कि लेन देन हमेशा बराबर होता है। आप जितने रुपए का माल खरीदते हैं तो आपको उतना ही रुपया देना पड़ेगा, तो जितना माल आएगा उतना रुपया आपको देना पड़ेगा। अगर आपने कोई सेवा ली है तो जितने मूल्य की सेवा ली है उसका आपको लाभ मिला है तो उसके बराबर आपको मूल्य का भुगतान करना पड़ेगा। तो मतलब आपको माल का, वस्तु का, सेवा का मूल्य चुकाना पड़ेगा, और जितना मूल्य आप चुका रहे हैं उसके बराबर मूल्य की आपको कोई वस्तु मिली है, संपत्ति मिली है, सेवा मिली है। तो ये डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होंगे। ड्यूल एस्पेक्ट में हमारा डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष हैं और डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होंगे। डेबिट एंड क्रेडिट आर द बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग। और ये डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं कि अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एंड देयर आर 3 accounts: personal, real and nominal, and in every rule there are in every account there are 2 sides, one for debit and the for credit। जैसे हम पर्सनल अकाउंट की बात करें तो पर्सनल अकाउंट का हमारा रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये एक अकाउंट है, उसके रूल के 2 भाग है, एक डेबिट का, एक क्रेडिट का। पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। ऐसे ही जब हम वस्तुगत खाते की बात करें, रियल अकाउंट की बात करें, द रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कोई वस्तु आएगी, एक वस्तु आएगी तो उसको हम डेबिट करेंगे और दूसरी वस्तु उतने मूल्य की जाएगी, रोकड़ के रूप में बैंक अकाउंट से जाएगी तो हम उतने रुपये क्रेडिट करेंगे। और जो एक्सपेंसेज एंड लॉसेज हमारे जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है वो क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर हमें कोई एक्सपेंसेज है, लॉस हुआ है तो उसको हमें डेबिट करना है, अगर हमें कोई इनकम हुई है, कोई गेन हुआ है तो उसको हमें क्रेडिट करना है। तो ये हमारे 3 रूल है, 3 अकाउंट है और हर अकाउंट का एक रूल है और हर रूल के 2 पार्ट हैं, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। एंड ऑल द रूल्स आर टू बी फॉलोड, स्ट्रिक्टली फॉलोड। Thank you very much. So in this video we have discussed 4 basic concept of accounting and what is concept of accounting. In my next video we will discuss about the remaining concept of accounting. So watch the video completely and watch my all the previous video for the better knowledge of accounting. और जब तक किसी व्यक्ति को अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट का नॉलेज नहीं होता है तब तक वो अकाउंटिंग को अच्छी तरह कभी नहीं समझ सकता। इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरह समझें, फ्यूचर के लिए भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।